तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हमारे साथ है आदर्श भाई, जो कि रिसेंटली रेकमेंड हुए हैं फॉर एफकेट एंट्री। तो उनके बारे में, उनके एक्सपीरियंस के बारे में डिस्कस करेंगे। उन्होंने कैसे अटेम्प्ट इस बार प्रिपेयर किया था और बहुत सारी चीज़ें जानेंगे वेरियस टेस्ट के बारे में। तो वेलकम आदर्श भाई, कैसे हो? थैंक यू थैंक यू। बढ़िया तो यार, फर्स्ट बढ़िया। ऑफ ऑल यार, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर गेटिंग रेकमेंडेड थैंक यू थैंक यू। यार। और थैंक यू। यार, अपनी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दो ताकि लोगों को पता चल जाए तुम्हारी कैसी जर्नी रही है। रिकमेंडेशन तक पहुंचने से पहले क्या क्या स्ट्रगल देखा है तुमने, और उसके बाद तुम्हें कैसा लगा जब रेकमेंड हुए, तो कुछ बताओ। हम्म। सो ये मेरा पांचवा अटेम्प्ट था जिसमें मैं रिकमेंड हुआ। तो इससे पहले मैं एक बार कॉन्फ्रेंस आउट हो चुका हूँ। जो फर्स्ट टाइम एसएसबी दिया था, मैंने एफ कार्ड का दिया था, तो उसमें कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था। फिर कॉन्जिक्यूटिवली 3 टाइम्स मैं स्क्रीन आउट हुआ हूँ सेकंड कोस्ट गार्ड से। फिर थर्ड स्क्रीन मतलब सेकंड थर्ड थर्ड एसएसबी जो था मेरा, वो था एफ कैट का, वापस से वहां भी स्क्रीन आउट। और फिर सीडीएस का दिया तो और दुख लगा मुझे कि सीडीएस भी स्क्रीन आउट हो गए एएफए का देके। तो और बुरा लगा। फिर सोचा यार अब तो बहुत हो गया, अब तो रिकमेंड होना पड़ेगा तो एफ कैट गए और एफ कैट में रिकमेंड हो गए। और जर्नी ये रही है कि 2 साल की तो पूरी जर्नी रही है। कहा 2020 में मैंने स्टार्ट किया था, एंड में दिसंबर में। तो पहले तो कंपटीशन में ही थोड़े एक दो बार फेलियर्स मिल गए। तो उस टाइम फिर फेलियर मिले, पर हाँ निकल गया, सीडीएस निकला, एफ कैट निकला। फिर उसके बाद विश्वास हुआ कि हाँ निकाल सकते हैं, तो एसएसबी की अब तैयारी चालू कर दी मैंने। तो एसएसबी मैंने पहला दिया था 26 जनवरी को, और ये था 2022 में ही। और रिकमेंड हो रहा है दिसंबर में तो 1 साल का जर्नी बता है लगभग एसएसबी का। तो ये मेरी जर्नी थी। और एनडीए भी दिया था, एनडीए में निकला नहीं। तो एनडीए में उस टाइम इतनी प्रिपरेशन नहीं की थी मैंने। पर इस बार सोचा था कि इस बार तो अब कोई चारा नहीं है, ग्रेजुएशन से हो ही जाना है तो हो गए। दैट्स ग्रेट यार, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सीडीएस निकाला, एफकेट निकाला, और उसके बाद वो थोड़ा फेज डाउन था जिसमें स्क्रीन आउट होते हैं लोग। और तुम्हारा तो यार केस बहुत ही यूनिक है, मतलब 3 स्क्रीन आउट्स, उसके बाद जो पहली एसएसबी में स्क्रीनिंग हुआ उसमें रेकमेंड हो गए। मतलब तैयारी की थी हाँ दबा के। हाँ सही है की भाई, थी मतलब। दबा के की थी क्योंकि हम्म। बोलो हम्म बोलो। 3 बार जब स्क्रीन आउट हुए ना, तो हर बार तो प्रिपेयर करके जा ही रहते, सब कुछ प्रोसेस तो सब करके जाना है। अब हम्म। फेल तो हो गए हो तो अलग बात है, स्क्रीन आउट हो गया, बट वही जो प्रिपरेशन थी वो 3 बार की, वो चौथी बार दिख गई पूरी, पांचवी बार जब एक बार अंदर हम्म। लिया तो उनने देखा बंदा पूरी तरह से तैयार है अफसर बनने के लिए, हाँ तो इस बार इसको बाहर नहीं जाने देना, हाँ। रेकमेंड करो। हम्म। तो भाई तुमने मतलब एनडीए दिया है, एनडीए निकला नहीं है। फिर उसके बाद तुमने सीडीएस हम्म। और एफकेट की तैयारी की है, और दोनों बार ये हाँ। एग्जाम्स निकाले हैं। तो सीडीएस और एफकेट कितनी बार निकाले? सी एफ कैट मैंने 3 बार निकाला है, 4 बार दिया था, पहली बार नहीं निकला, बट उसके बाद सारे में निकल गया। एफ कैट ईजी रहता है हम्म। थोड़ा। हम्म। और सीडीएस का क्या है, सीडीएस मैंने 2 बार पहले दिया तो निकला नहीं। और उस टाइम अराउंड 2022 था, 2020, हाँ 2021। तो उधर से स्टार्ट किया था। तो उसके बाद मेरे दो निकले नहीं उस साल के, फिर उसके बाद से दो निकलने लग गए, फिर निकले तो सारे निकले, सारे एकेडमी निकले। और फिर वही है कि एक बार दिया, अब ये दूसरी बार है सीडीएस का एसएसबी। अभी दिया ही नहीं है मैंने वो एसएसबी। तो यार सीडीएस का बताओ, सीडीएस में तुम स्क्रीन आउट हुए तो तुम्हें कैसा लगा, और मतलब ऐसा क्या तुमने गलती की थी तुम्हें लगता है कि सीडीएस वाले अटेम्प्ट में यार स्क्रीन आउट होना बहुत दर्दनाक चीज है? तो उसके बारे में कुछ हाँ, बताओ। एक्चुअली देखा जाए ना तो सीडीएस का जो एएफए मान लो बंदे निकालते हैं, तो करीबन 600 के करीब रहते हैं हर बार। अब हम्म। उसमें क्या होता है कि हमारे साथ एनसीसी वाले को मर्ज कर देते हैं। तो एनसीसी वाले हमारे साथ आ जाते हैं। अब रिपोर्टिंग थी अराउंड 120, और इसका रेट अच्छा होता है, स्क्रीनिंग रेट 50% ले लेते हैं ये लोग। तो स्क्रीनिंग में उधर क्या हो गया कि मैंने स्टोरी बनाई जरूर थी, बट मैंने ज्यादा ही हाई लेवल स्टोरी बना दी उस टाइम। और बहुत कॉम्प्लेक्सिटी हो गई थी उस स्टोरी में। मैं सोच रहा था ज्यादा कीवर्ड्स डालूं, कोई अच्छे अच्छे लगे कि इंटेलेक्चुअल बंदा है, वो सब कीवर्ड वीवर्ड डालेंगे थोड़े। बट क्या हो जाता है जब आप इतनी कॉम्प्लेक्स कर देते हो ना स्टोरी, तो 1 मिनट में नरेशन पॉसिबल नहीं है, और याद रखना भी पॉसिबल नहीं है, जितने भी आपने इतने कॉम्प्लेक्स टर्म याद ऐड किए हैं। तो मैंने बहुत ही कॉम्प्लेक्स बना दिया, और नरेशन मेरा बिल्कुल बेकार गया। मतलब इतना, मतलब मैं
मेरा तो एक तो किस्मत भी खराब थी कि 15वें नंबर पे मैं था, मतलब सबसे लास्ट में, एंड में मैं बैठा हुआ। अब मुझे पता है जीडी में कुछ होना नहीं है, क्योंकि एंड में पहुंच गया, कोई सुनने नहीं वाला। और एक तो नरेशन मौका था कि ग्रुप को इम्प्रेस कर लिया थोड़ा, तो नरेशन में भी पूरा बुरा कर दिया। तो उसके बाद मैं समझ गया था कि ये पूरा हो चुका है, तो फिर तो आउट होना तय ही था कि आउट होंगे। हम्म। तो मतलब यार हम्म। समझ आ जाता है कि जब 15वें नंबर पे होते हो तब तक बंदे भी डिसाइड कर चुके हैं कि भाई अब जीडी में क्या बोलना है, वो बंदे की स्टोरी से कोई मतलब नहीं है कि हाँ वो क्या नरेट हाँ करेगा, क्या हाँ, थीम है उसकी। सेम सेम सेम। हाँ, ऐसे ही होता है। यार तो यार देखो, तो, स्क्रीन आउट मैं भी बहुत बार हुआ हूँ, ठीक है। और ये जनरली लोग एक्सपीरियंस करते हैं स्क्रीन आउट का, कि वो होते हैं और उसके बाद रेकमेंड भी होते हैं। तो रिसेंटली मैं जब एसएससी टेक भोपाल गया था, तो वहां पे भी मेरा एक दोस्त है, उसने क्या किया, उस वो शुरुआत के 3 अटेम्प्ट में स्क्रीन आउट हुआ था। और उसको जो पहला अटेम्प्ट था, मेरे साथ ही स्क्रीन इन हुआ भोपाल में, और पहले ही अटेम्प्ट में रेकमेंड भी हो गया। तो ऐसा नहीं है कि भाई अगर तुम स्क्रीन आउट हो रहे हो तो तुम्हारे में वो क्वालिटी नहीं है, ठीक है। बस अपनी प्रिपरेशन करते रहो, और जब मौका मिले तब दिखा दो कि भाई यू हैव इट इन यू। हाँ, तो क्या है ना कि देखो, 3 बार स्क्रीन आउट होते तो कई लोग मतलब गिर जाते हैं पूरा, कि यार डीमोरलाइज हो तीन जाते हैं। बार आउट हो गए यार। हम्म। एक तो भाई मतलब हर बार मैं आ रहा हूँ स्क्रीन आउट होके, मैं इंट्रोस्पेक्शन कर रहा हूँ कि भाई क्या गलत हो रहा है, लिख रहा हूँ पेपर पे, हाँ भाई ये हो रहा है। एक तो मेरी डायरी राइटिंग की आदत है, तो मैं हर रोज 1 ना 1 घंटे लिखता हूँ कुछ ना कुछ, मतलब मेरे को हम्म। लगता है जो मेरे आज गलतियां की मैंने वो की। तो मैं अपने हर एक्सपीरियंस को, एक तो मैंने, ये अच्छी बात थी मेरी कि हर एक्सपीरियंस को मैं नोट डाउन करता था। हम्म। एंड में मैं उसके बारे में लिखता ही था, चाहे अच्छा गया, रिकमेंडेशन पे भी मैंने लिखा और पीछे भी लिखा, तो मैं लिखता बहुत हूँ, तो मेरे को राइटिंग की बहुत हैबिट है। तो मैं पूरा इंट्रोस्पेक्शन जब कर रहा था, तो मेरे से एनालाइज हो रही थी गलतियां, कि जैसे नॉर्मल जो मिस्टेक करते हैं लोग स्क्रीन में, प्री कंसीव्ड आइडिया हो गया, पहले इसी माइंड में कोई बना बना हुआ थॉट रहता है, फिर उसको जानबूझ के प्रेशराइज करके उस पिक्चर पे बिठाने की कोशिश करते हैं। तो ये प्री कंसीव आइडिया वाला अगर आपको एक बार पता चल जाए ना कि क्या होता क्या है, ये गलती होती क्या है, तो आप अवेयर रहते हो, अगली बार आप कमिट नहीं करते हो, क्योंकि आप लॉजिकली स्कैन करते हो पर्टिकुलर पिक्चर जो आपको दी है, और उससे कुछ निकालने की कोशिश करते हो, ना कि अपना कोई थॉट जो पड़ा हुआ है उसको डालने की। तो ये मैंने कैंसिल किया। और उसके बाद सेकंड होता है नरेशन। 1 मिनट जो नरेशन देना है ना आपको, वो एकदम बेस्ट स्पीच होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, एकदम बोल्ड वॉइस में, एकदम फर्म वॉइस में, एकदम कॉन्फिडेंस। और आपको अटकना नहीं है बिल्कुल भी। वो आपकी स्टोरी है, आपको बिल्कुल नहीं अटकना, पहले आप नरेट कर लो अपने मन में, और जितने भी ये फॉर्मेट बना लो कि 2 लाइन इंट्रोडक्शन के, 5 लाइन एक्शन के, और लास्ट में कंक्लूडिंग। और उसके बाद एकदम बोल्ड वॉइस में, कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होगा एसएसबी में, सीधा बताता हूँ कि कॉन्फिडेंस अगर आप में है नहीं ना, तो आप वहां टिक नहीं पाओगे। कॉन्फिडेंस इज द मस्ट थिंग, उसके बिना तो मत ही आओ, ऐसा है केस उनका। तो कॉन्फिडेंस रखो, बोल्डली बोलो, और स्टोरी लॉजिकल होनी चाहिए, मैंने बोला ना, प्री कंसीव नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद लॉजिकली कनेक्टेड होनी चाहिए पिक्चर से। और पहले से ही डिसाइड कर लो कि कितने में, मतलब जैसे होता है आपको 1 मिनट देते हैं ना राइटिंग के लिए, कि कैरेक्टर राइट लिख लो, सर्कल में वो कर लो। हम्म। उस टाइम आपको आइडिया के बारे में सोचना है, और जैसे ही एक बेल बजती है कि 4 मिनट चालू हो गए, राइटिंग चालू कर दो, तो चालू कर दो। उससे पहले जो आइडिया है कलेक्ट करा, लिख दो। ठीक है, और 5-6 लाइन भी लिख ली बहुत है, ज्यादा टेंशन मत लो। 5-6 लाइन भी लिख चुके हो, इनफ है। वो देखते भी नहीं है शीट, एफ कैट में तो 180 बच्चे आते हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं शीट से। ठीक है, वो आपकी थीम पढ़ेंगे बस। ठीक है, आप जो बोलोगे उस पर विश्वास करेंगे, 1 मिनट जो बोलोगे। और जीडी में ट्राई करते रहो बोलने का, घुसने की कोशिश करते रहो। 5 मिनट 10 मिनट होता है उसमें, जब बंदा बोलता है कोई, फिर उसके बाद ऐड करने की कोशिश करो, नहीं होता कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ऐड करो, नेक्स्ट टाइम। ज्यादा ही भसड़ मच जाए तो उसको रोको, जेंटलमैन लेट अस स्पीक, या कुछ तो ऐसा फ्रेजेस अपने निकाल लो कि उस टाइम जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज करना हो जाए। ज्यादा वो एक बंदा होते हैं, कई लोग आते हैं बहुत बोलते हैं, बहुत बोलते हैं, मतलब चुप ही नहीं होते, उनका ऐसा रहता है। डोमिनेट तो करने की वो लोग तो कोशिश आउट करते होते ही हैं। हाँ, हैं। वो आउट तो होते हैं, आपको भी साथ में ले डूबते हैं। तो उन लोग को चुप कराना बहुत जरूरी है, और प्यार से चुप कराओ, मतलब एकदम पोलाइटली, ऐसा लगना नहीं चाहिए कि आप गुस्सा होगे और इसको हम्म। वो पकड़ के मारोगे मतलब आप, ऐसा रिवेंज नहीं। में आ गए हो मन में, कि भाई, हाँ, हाँ कि इसको हाँ, तो मैं अब इसको मैं बताता हूँ। तो कुछ फ्रेजेस नहीं होते हैं जैसे जेंटलमैन प्लीज काम हाँ। डाउन, ऐसे या याद कर लो, इंग्लिश में जेंटलमैन बहुत सारे प्लीज 10 लिख लो। लेट एवरीवन हाँ, स्पीक वन बाय वन। हाँ, ये वाले हाँ। जेंटलमैन, वी अंडरस्टैंड योर पॉइंट बट लेट अस ऑल्सो स्पीक, हाँ तो या ऐसा कुछ कुछ याद कर लो, लेट गिव चांस टू सिचुएशन अदर्स के एज वेल। अकॉर्डिंग। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। तो ये सब यूज करना है, और ट्राई करते रहना है, यही इंपॉर्टेंट है, ट्राई करते रहना है जीडी में बोलने का। नए हम्म। नए ब्रेनस्टॉर्मिंग करते रहना है, कुछ आइडिया अच्छा दे पाओ, ग्रुप को दे पाओ,
सोचना है, सोचना है, सोचते रहना है और निकलेगा आइडिया। दिमाग सबके पास है, सबका निकलता है, ठीक है। तो वो हो जाएगा। जीडी ऐसे मैंने कवर किया और मेरे को एक ग्रुप ने नॉमिनेट किया क्योंकि इफेक्टिवली बोला मैंने नरेशन में। मेरे को लगता है नरेशन इज वाज द की, कि ग्रुप मेरे से कन्विंस हो चुका था नरेशन में। हम्म। यार नरेशन एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है ना एक कैंडिडेट के पास कि भाई वो वहां से ना पूरा गेम चेंज कर सकता है, क्योंकि वो पहला चांस देते हैं कि तुम अपनी पर्सनैलिटी को दिखा सको कि यार तुम कॉन्फिडेंट हो और ऑर्गेनाइज्ड हो, अगर तुम क्रिस्प एंड क्लियर नरेशन दे रहे हो। और फिर जीडी में तुम कैसे हैंडल करते हो ग्रुप की सिचुएशन को, क्योंकि वहां पे वेरियस हम्म। टाइप ऑफ कैंडिडेट्स आएंगे। कुछ डोमिनेटिंग होंगे, कुछ बोलने नहीं, कुछ बोलेंगे नहीं, और कुछ ऐसी चीजें बोलेंगे जो इररेलेवेंट होगी। तुम कैसे हैंडल करते हो, हम्म। कैसे ग्रुप को एक कॉमन कंक्लूजन की तरफ ले जाते हो, वो बहुत मैटर करता है। राइट। तो यार जैसे अब हम लोगों ने स्क्रीनिंग की बात करी, तो तुमने कुछ जब आफ्टर 3 स्क्रीन आउट्स तुमने कुछ सोचा, क्या क्या एनालाइज किया अपने बारे में, कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो, और तुमने क्या चेंजेस किए इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर योर नेक्स्ट एसएसबी जिसमें तुम रेकमेंड हुए। स्क्रीनिंग हम्म। स्क्रीनिंग की कैसे तैयारी करी, कि हम लोगों ने ये तो डिस्कस कर लिया कि स्क्रीनिंग में हमें कैसे कैसे करना चाहिए। इससे कैसे पहले का करना। प्रोसीजर बताओ कि मतलब तुमने जो गैप था उसमें क्या किया। ओके, तो इस गैप में ना मैंने क्या किया कि हमारा एक ग्रुप है, तो ग्रुप में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, सभी प्रिपेयर करते हैं। तो हम रात को करेक्ट 7:30 या 8 बजे पीपीडीटी की रोज प्रैक्टिस करते थे, और एक कंसिस्टेंट था। मैं कभी गैप लेता नहीं था इससे, क्योंकि मुझे पता था कि ये इंटरेक्शन जरूरी है। तो मैं इंटरेक्ट करता था, मैं हर रोज 1 मिनट के लिए नरेट कर रहा हूँ। और क्या होता था कि हम एक पिक्चर लेते थे ना, तो हम उस पे 5 थीम तो पक्का बनाते थे। तो अगर बाकी बंदे ना बनाए तो मैं उसके बाद बनाता था। और जब खत्म होगी मीटिंग में 5 उस पे थीम बनाता ही बनाता हूँ, ठीक है। और ये बनाना जरूरी है क्योंकि इससे आपकी इमेजिनेशन पावर बढ़ेगी, ठीक है। इमेजिनेशन बढ़ाना बहुत जरूरी है। और सेकेंड बात, अगर आपको ऐसी पिक्चर मिल जाती है जहां पर आप कुछ अच्छा डिलीवर ना कर पाए, आपने एनालाइज किया स्टोरी, स्टोरी यार बड़ी घटिया है, तो मेरे से कुछ अच्छा बना नहीं है, तो आपको देखना है कि रीजन क्या है, व्हाट वाज द रीजन कि आपकी इतनी घटिया स्टोरी निकली इस चीज से। क्या आप अटेंशन आपका उस टाइम नहीं था, तो वो ठीक बात है कि इधर उधर देख रहे थे उस टाइम, अच्छी नहीं हो पाई। या फिर आपका परसेप्शन ही गलत पड़ गया, तो वो भी देखना है आपको। सो जब एनालाइज करोगे ना तो सब निकलेगा कि यार हाँ, ऑब्जर्वेशन ढंग की नहीं थी इस बार, या फिर जो है कि इस पर्टिकुलर पिक्चर के लिए मेरे पास कोई एक्सपीरियंस या फिर ऑब्जर्वेशन ढंग का नहीं आ पाया। तो फिर आप रिकलेक्ट करो कि क्या ऐड कर सकते हो। नेट पे देख लो कि कुछ मिल रहा है क्या नेट पे, कि मान लो किसी जैसे मेरे को एक टैट की बात बोल रहा हूँ, टैट की में आया था कि ये ऐसे फॉरेस्ट फॉरेस्ट का सिचुएशन था, कैंपिंग वैम्पिंग से रिलेटेड था, ठीक है। तो दो आई गॉट दी आइडिया कि कैंपिंग से रिलेटेड है, बट एज अ पर्सन मेरे को कैंपिंग का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है। तो अब मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक हो गया क्योंकि कैंपिंग का एक्सपीरियंस नहीं है मेरे पास। बट मैं नेट पे देखता हूँ तो हाउ टू डू अ कैंपिंग, व्हाट एक्शंस आर परफॉर्म्ड इन कैंपिंग, तो मेरे को कुछ आइडिया लगता है कि अच्छा ये चीजें होती है। तो नेट सबसे बेस्ट होता है, उसको आप पता चल जाएगा कि कैंपिंग में होता क्या है, तो आपके पास वो एक्शंस है। अब आप उन जो भी लिखा है आपने रिवाइज कर लो उसको, तो आपको कुछ ना कुछ आ जाएगा एक्शंस उससे रिलेटेड। और एक और बात है कि टैट में ना जनरली न्यूट्रल पिक्चर्स आती है। न्यूट्रल पिक्चर इसलिए होती है कि वो चाहते हैं कि सबके आइडियाज यूनिक हो, सबके आइडियाज अलग हो। सो देयर विल बी नो नेगेटिव पिक्चर्स। नेगेटिव पिक्चर्स मतलब होता है एक्सीडेंट हुआ है या कुछ हुआ है, वैसी पिक्चरें आपको पीपीडीटी में नहीं आती है। न्यूट्रल पिक्चर आएंगी, एक बंदा बैठा हुआ है, एक्शन क्लियर नहीं की कर क्या रहा है, हाथ में बुक दे देंगे, हाथ में नोटबुक दे देंगे, पीछे बैक में कुछ कुछ ना ऑब्जेक्ट रख देंगे, बस इतना काम होता है न्यूट्रल पिक्चर्स का। तो न्यूट्रल पिक्चर्स के लिए डील करना इजी होता है, क्योंकि वो आपके इंटरेस्ट और आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग आप उस स्टोरी को बिल्ड करोगे उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। तो यही है, प्रैक्टिस करो नरेशन की अच्छे से, ये सब तो की। मतलब पीपीडीटी के लिए हम लोगों को प्रैक्टिस करनी चाहिए। और वैसे भी हम्म। जो हमारी पीपीडीटी की पिक्चर होती है वो जानबूझ के वो लोग ब्लर रखते हैं और न्यूट्रल रखते हैं, कि हर बंदे की जो थीम है बहुत ही अलग हो। क्योंकि यार यार अगर एसआरटी डिफरेंट टाइप है। सिचुएशन दे देंगे कि एक्सीडेंट हुआ है, तो सब बंदे हम्म। यही करने हम्म। वाले हैं, फर्स्ट एड देंगे, हॉस्पिटल ले जाएंगे, फैमिली को इन्फॉर्म हम्म। करेंगे। तो सेम ही आइडिया आएगा, तो हम्म। उसमें कुछ एक पर्सनैलिटी नहीं निकाल पाएगा जो असेसर है। तो दैट्स वाई, तो लोग जब एनालाइज करते हैं, परसीव करते हैं चीजों को, तो वो अपने अकॉर्डिंग स्टोरी बनाने की कोशिश करते हैं जो वो देखना चाहते हैं असेसर। तो वो तो हम लोगों ने पीपीडीटी की बात कर ली। इसके बाद यार तुमने ओआईआर के लिए कुछ स्पेशल प्रैक्टिस की थी या तैयारी की थी। ओएआर के लिए क्या है ना कि एक 20 सेट वाली आती है जो सबके पास होती है जनरली। ये 20 सेट एसएसबी क्रैक का है, मुझे ये नहीं पता, बट 20 सेट होते हैं उसमें। तो वो मैं दिया, मैंने पहली बार जब प्रिपेयर कर रहा था तो वो मैंने अच्छे से दिया था 20 सेट। उसके बाद क्या किया मैंने, उसको ही बार बार किया, 3 बार कर चुका था मैं उसको। फिर उसके बाद मेरे पास टेक्स्ट बुक का वो है, सब्सक्रिप्शन है, तो उसमें भी एसएसबी के ओआर होते हैं।
और क्या है ना कि एसएससी के क्वेश्चंस जो होते हैं ना, एसएससी सबको पता होगा शायद कि सीजीएल। एसएससी के भी क्वेश्चंस होते हैं। तो मेरी प्रिपरेशन भी सीडीएस और एफकेट की मैंने एसएससी से ही किया है, क्योंकि एसएससी में कंटेंट बहुत मिलता है आपको, नेट पे कंटेंट एसएससी का कुछ भी मिल जाएगा। और एसएससी लाइक का मदर है, सुपर सेट ऑफ सीडीएस एफकेट है। तो आप वो कर लोगे तो आपका सीडीएस में आप टॉपर हो। ऐसे ही होते हैं टॉपर जो सीडीएस के होते हैं ना, आप कभी भी देखो रिटर्न में जिसको 180 होते हैं वो एसएससी वाले ही निकलते हैं एट दी एंड, क्योंकि मैथ्स में वो लोग इतना गंदा स्कोर मारते हैं, 60-80 मारते हैं कि मतलब दिमाग बनना जाता है पूरा लोगों का। फिर हाँ। उसके बाद ये सब तुम रीजनिंग वीजनिंग कर लो एसएससी वाले। अगर तुम्हें वो सब कर चुके हो, तुम लोग 20 सेट कर चुके हो, फिर मॉक टेस्ट भी दे चुके हो टेक्स्ट बुक पे, अब कुछ बचा नहीं है करने को तो जिंदगी में, तो वही कर लो। तो पर प्रैक्टिस करो डेली 1 आवर कर लो, या फिर 30 मिनट जो भी आपको सही लगे, ओआर ओआर कर लो डेली। मतलब ओआईआर की तो प्रैक्टिस करनी है। और जो तुम बता रहे थे ना आदर्श, कि टेक्स्ट बुक पे बहुत सारे सेट दिए हुए हैं, तो मैंने भी बहुत हम्म। सारे सेट्स की प्रैक्टिस वहीं से की थी, क्योंकि हम लोगों को ना वहाँ पे टाइम का प्रेशर दिया जाता है टेक्स्ट बुक में। जो हाँ मॉक हाँ टेस्ट है ना हाँ ओआईआर के, हाँ तो वो हाँ टाइम का प्रेशर देते हैं। उसमें अराउंड 40 to 50 क्वेश्चंस होते हैं, और हमें अराउंड 30 मिनट्स या कभी 20 मिनट्स 25 मिनट्स ऐसे कुछ टाइम का वेरिएशन है। तो अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है। इसके अलावा ना मेरे पास हम्म। एक सेट है, उसमें बहुत सारे जो ओआईआर आते हैं दूसरी एसएसबीज में ना, तो डिट्टो पूरे वही क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अगर मैं ऑडियंस को अच्छा। बताना चाहूंगा, अगर वो प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो वो आप मेरा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वो आप प्रैक्टिस कर लोगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सिमिलर होंगे या बिल्कुल डिट्टो वही आ जाएंगे। तो वो आपकी किस्मत पे है कि अगर सेम आ गया तो बल्ले बल्ले, फिर आपको पीपीडीटी पे करना है फोकस। ठीक है। तो ये हमारा भाई हो गया स्क्रीनिंग का, पीपीडीटी कैसे टैकल करना है और ओआईआर कैसे करना है। तो अब बात हम्म। करते हैं हमारी, ये जो स्टेज 2 की होती है। स्टेज 2 में सबसे पहले आता है हमारा साइक टेस्ट। तो साइक टेस्ट एफकेट में तो यार उसी दिन हो जाता है जिस दिन तुम स्टेज 1 क्लियर करके हाँ आते हो। तो एएफएस भी तुम्हारा में, स्टेज हाँ वन का क्या? एएफएस भी तो हाँ, तो स्टेज 2 में साइक टेस्ट का क्या एक्सपीरियंस था, बताओ। साइक टेस्ट का क्या है कि 3 बजे सब डॉक्यूमेंटेशन खत्म हो गया। अब 2 घंटे थे हमारे पास, 5 बजे बोला रिपोर्ट कर देना है, पहुंच जाएंगे उधर, ठीक है। तो अब 2 घंटे बचे थे हमारे पास। तो अब 2 घंटे में मैं सोचा थोड़ा रेस्ट ले लूंगा, और एक एक तो मेरे से गलती होगी, मैंने एसडीटी मतलब अच्छे से लिख के लाया नहीं था, और जो लिखा था वो भी मैंने भूल गया घर पे, ठीक है। हम्म। तो अब मेरे को एसडी का था कि, पर वो था कि ठीक है कर लेंगे, एसडी लिख लेंगे, एसडी तो मन में ही है, तो वो अपने आप लिख लेंगे हम। तो मैं एसडी लिख रहा था अपने थोड़ी देर पहले, फिर दोस्तों से थोड़ी बहुत बातें हो गई, पर सोने का टाइम बिल्कुल नहीं मिला। अब 5 बज गए और 5 बजे निकल गए, और एक तो ऑलरेडी पीपीडीटी में आप ड्रेन हो चुके हो पूरा, आपका दिमाग का काम करना तो बहुत 50% हो जाता है दिमाग का लेवल। तो फिर उसके बाद आप जाते हो टैट देने। अब टैट एक मेंटल कंज्यूमिंग प्रोसेस है पूरा। अब आप चालू करते हो, और उसमें क्या हुआ कि मेरे इतनी अच्छी स्टोरी नहीं आ रही थी। पहली 2-3 पिक्चर में मैंने बहुत सड़ी हुई स्टोरी लिख दी। फिर अंदर बूस्टअप आया कि नहीं यार, और बाकी ये अच्छे से लिखना है, और तो फिर मैंने थोड़ी और 5-6 अच्छी लिखी। फिर उसके बाद वापस ड्रेन हो गया, तो फिर वापस जो भी नॉर्मल थॉट आ रहे थे सबकॉन्शियस में वो लिख दिया मैंने। टैट का क्या है कि मैंने ज्यादा साइकोलॉजी की ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की है। साइकोलॉजी की मैंने 4-5 सेट एक बार किए रहेंगे, वो भी बहुत 3 घंटे लगातार मेरे को मिलते नहीं है कभी, 2 और कितने घंटे चाहिए होते हैं साइक टेस्ट देने के लिए, तो उतने मिलते नहीं है, तो मैं तोड़ तोड़ के करता हूँ। पहले टैट कर लिया, कभी वैट कर लिया, कभी एसआरटी कर लिया। एचडी तो नॉर्मल अपना कभी भी कर सकते हो आप, लीजिए टाइम जब भी आपको मिले। तो ये सब मेरी प्रैक्टिस थी। और स्पेसिफिकली टैट के लिए बोलूंगा मैं कि यार रीडिंग करो। रीडिंग क्या होता है कि आप सेल्फ हेल्प बुक अगर पढ़ते हो ना, तो आपका दिन या सब कुछ पॉजिटिव रहता है। सो पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है एसएसबी में, क्योंकि आपके रिप्लाईज भी पॉजिटिव होंगे जब आप ऐसी बुक रीड करते हो, इंटरव्यूअर को रिप्लाई भी पॉजिटिव होंगे, आप रिटर्न में कोई रिस्पॉन्स दोगे वो भी पॉजिटिव होंगे। तो पॉजिटिविटी के लिए या तो कुछ देख लो, सबसे बेस्ट होता है रीडिंग, सेल्फ हेल्प बुक रीड करो। फिक्शन आपको पसंद है तो फिक्शन भी रीड करो, क्योंकि उससे इमेजिनेशन बढ़ती है। इमेजिनेशन और ऑब्जर्वेशन बहुत बढ़ेगी अगर आप फिक्शन रीड करते हो। मैंने फिक्शन रीड नहीं किया, बट ये बेनिफिट्स आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने देखे हैं, होते हैं बेनिफिट्स, ठीक है। और उसके बाद आप अगर कोई पिक्चर आती है, जैसे जनरली पिक्चर को भी आप क्लासीफाई कर सकते हो एसएसबी में जो आती है, वाटर से रिलेटेड आती है, जो कोई बंदा बोट में है, ऑलवेज हमेशा एसएसबी में 2-3 मिल जाएगी आपको ये पिक्चर। इसके अकॉर्डिंग आप थीम प्री डिसाइड कर सकते हो, मतलब ऐसा नहीं कि प्री कंसीव्ड रहना है, बट जैसे जनरल थीम्स होती है, जो एक्शंस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई बोट में है या फिर कोई डूब रहा है, तो किसी को बचाने के जो तरीके होते हैं वो आप पहले ही देख लो कि हाउ टू सेव अ पर्सन। तो आपको खुद भी आप एक बेटर सिटीजन बन जाओगे यार, कि मतलब कोई डूब भी रहा है तो आप बचाना जानते हो।
ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसे ही फेंक रहे हो आप, सिचुएशन में आ गया एसआरटी में तो आप बचाना जानते हो। तो बहुत फायदे हैं इसके, ये जानने के। तो ये सब आप पढ़ते रहो। और थीम्स जब बनाते हो ना 5-6, तो लेट्स से कि एक थीम बनाई आपने और उसको आपको कुछ अच्छा एक्शन नहीं आ रहा उस थीम पे, या फिर लिखा ना जब आपने एक्शंस, तो एक्शंस इतने मजेदार नहीं थे या फिर इतने रियल नहीं थे, तो खुद ऑब्जर्व करो, नेट पे सर्च मारो, ज्ञान मिलेगा, ज्ञान को अप्लाई करो, और फिर सेट हो जाएगा आपका टैट पूरा एक्शन ओरिएंटेड हो जाएगा पूरा। बी एक्शन ओरिएंटेड इन द टैट। और अपना जो परसेप्शन है वो ठीक रखो, जैसे मैंने बोला पॉजिटिव रहो। तो आप हर ऑब्जेक्ट को देख के कुछ अच्छा ही निकला, चाकू भी देखोगे तो कुछ अच्छा ही सब्जी काटने का ही वो आएगा, परसेप्शन आएगा, और कुछ गलत नहीं आएगा। ठीक है, तो वो अपनी अपनी परसेप्शन सही हो जाएगी आपकी। और वैट के लिए क्या है कि वैट बहुत इजी होता है। तो वैट के लिए आप कभी भी आपको वो कोई वर्ड मिलता है तो बनाने की कोशिश करो खुद से सेंटेंस। ये भी अगेन आपकी थिंकिंग टेस्ट करते हैं। मतलब कॉज तो क्या होता है कि साइकोलॉजिस्ट को आपको पर्सनैलिटी जानना है। तो आपका जो परसेप्शन है उस वर्ड को लेके, आपकी जो बिलीफ है उस वर्ड को लेके, तो वो लिख दो उधर। और मैं जैसे एक ट्राई करता था वाई और वाई नॉट, जैसे अगर अच्छा वर्ड आया तो मैं उसको वाई बोलता था, वर्ड के आगे वाई बोलता था। और अगर गंदा वर्ड आया तो मैं उसको बोलता वाई नॉट। तो उससे पता चलता है कि ये वर्ड का क्यों नहीं यूज होना चाहिए, मतलब क्या इसकी फीलिंग नहीं होनी चाहिए इंसान में, या फिर क्यों इसका रीजन है कि ये वर्ड वैसा है। दिया तो गया वो है। मैं लिखता था। फिर एसआरटी, हाँ, फिर एसआरटी में हम लोग कॉमा कॉमा करके, सबको पता है कॉमा कॉमा करके लिखना होता है। और बी ब्रीफ, मतलब 2 लाइन में लिख दो, ठीक है, ज्यादा लंबा चौड़ा मत लिखो, क्योंकि बहुत सारी एसआरटीज लिखनी है तुम्हें। मैंने सिर्फ 33 अटेम्प्ट की थी। और मैंने क्या किया, मैंने इस बार अराउंड तीन 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 लाइन के मैंने लिखे थे। तो मैंने बहुत ज्यादा डिस्क्राइब कर दिया था, बट मेरे को लगता है कि 2 लाइन में काफी है। 2 लाइन में लिखो। बी सर्टेन इन एसआरटी। सर्टेन मतलब होता है कि अनसर्टेन मत रहो कि इफ दिस विल हैपन दिस विल, ऑप्शंस मत दो, क्लियर रहो। और उसमें क्या है कि उसमें रिसोर्सेज और वो आप लॉजिकली डिसाइड करोगे, आपके अकॉर्डिंग डिसाइड करोगे। तो एसआरटीज में अपने आप को पुट इट करो, या फिर अगर लिखा है कि कॉलेज स्टूडेंट है, तो कॉलेज स्टूडेंट्स के पास क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आंसर दो। जैसे अगर वो कॉलेज में खड़ा है या रेलवे स्टेशन पे है, तो उसके अकॉर्डिंग उसमें पास में क्या रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकता है, उसको यूज करके आंसर दो। ठीक है, तो बी लॉजिकल, लॉजिकल रहना बहुत जरूरी है एसआरटी में। और फिर एसडी के लिए पहले से ही प्रिपेयर कर लो। एक बेटर रहता है कि दूसरों से पूछ के करो, क्योंकि फ्रेंड से पूछ लो ओपिनियन, या फिर मतलब जनरली लोग शर्माते हैं, माता पिता से भी शर्माते हैं कि मतलब ओपिनियन। बट जनरली आप जानते हो, मतलब जो दिखाते हैं वो लोग असल में वो नहीं रहता। जैसे दिन भर डांटते बैठेंगे कि ये करेंगे, एक्चुअली वैसा रहता नहीं है, बस आपको हवा में उड़ना नहीं देना चाहते वो लोग, जमीन पे रखना चाहते हैं, इसलिए वैसा बोलते हैं, बट उनका मन में अलग रहता है। तो वो जो भी है उनका आप लिखो, जो भी उनका थिंकिंग है आपके बारे में। और यही है, दोस्तों से पता कर लो क्या कैसे इंसान हो आप, कैसे क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या अपनी वीकनेस है, और फिर आप अपना एक अच्छा सा एसडी बना लो पहले से ही। साइक टेस्ट में यार तुम तो बोल रहे हो कि तुमने सड़ी सड़ी स्टोरी लिखी है, लेकिन तुम्हें भी नहीं पता कि उनको क्या पता तुम्हारी साइक की स्टोरी पसंद आई होंगी, तुमने जो रिस्पॉन्स किया है हाँ उनमें वो क्वालिटीज देख ली होंगी। है ना, हम लोगों को हाँ, पता नहीं पॉसिबल चलता है। कि वो लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम लोगों को लगेगा हम्म। यार ये तो बहुत ही बेसिक स्टोरी लिखी है मैंने, लेकिन उसको क्या पता उसमें क्वालिटीज दिख गई हो तुम्हारी, कि हाँ यार ये हम्म। क्वालिटीज मैं देख हम्म। रहा था और इस बंदे की स्टोरीज में ये सब है। हम्म। और यार पॉसिबिलिटी है। एक्चुअली क्या है कि एक बात मैं बताऊंगा कि मेरे को जहां तक मेरी एसएसएस भी है ना, तो मेरे को पता चल गया था कि मेरे को इंटरव्यूअर रिकमेंड कर रहा है और मेरे को जीटीओ रिकमेंड कर रहा है। मेरे को साइकोलॉजिस्ट पे डाउट था, और वो डाउट मेरा सही निकला था, क्योंकि क्या हुआ कि कॉन्फ्रेंस मेरी 15 मिनट चली। अगर तीनों ही क्लियर होते तो वो बात नहीं करते इतना मेरे ऊपर। हम्म, किसी ना किसी एक बंदे का डाउट था, इसीलिए कॉन्फ्रेंस लंबा चला। तो मैंने अज्यूम किया, दो इट कैन नॉट बी राइट, ठीक है, इतना अच्छे से अज्यूम नहीं कर हाँ सकते आप इतने कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को। तो मेरे को लगता है कि साइकोलॉजिस्ट का कोई हो सकता है, बट आई एम नॉट श्योर कि ये भी ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। यार मुझे तो लगता है ना कि साइकोलॉजिस्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रिकमेंडेशन, क्योंकि भाई अगर हम्म। साइकोलॉजिस्ट ने बोल दिया ना कि ये बंदा यार मेरे को सूटेबल नहीं लगता फॉर रिकमेंडेशन, हम्म। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट हम्म। डालता है आपके सिलेक्शन में। तो मुझे लग रहा है कि तुम्हें ऐसा हम्म। लग रहा है कि तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, लेकिन तुम्हारा जो नेचुरल रिस्पॉन्स था, क्योंकि भाई पूरे दिन हम लोगों ने स्टेज 1 की वो की होती है, क्लियर किया होता है, डॉक्यूमेंटेशन कराते हैं, हम्म। उसके बाद जो तुम 5 बजे टैट्स वैट एसआरटी देने जाते हो ना, तुम्हारी सच्चाई निकल के आती है। तो मुझे लग रहा है तुम्हारे जो ऑनेस्ट हाँ, सच्चाई तो रिस्पॉन्सेज निकली थे है। ना, वो उन्हें पसंद आ गए। तो मुझे लग रहा है उसने प्रॉब्लम ज्यादा की नहीं होगी। यार ये बताओ ऑनेस्ट तो थे तुम। रिस्पॉन्सेज मेरे। हाँ,
तुम कहाँ कहाँ पे मतलब एसएसबी देके आ चुके हो अभी तक? 4 धामों की यात्रा तो अब कहाँ कहाँ की है तुमने? ज्यादा यात्रा नहीं की मैंने, मतलब मैंने अगर घूमने की बात करें तो 4 बार गांधीनगर जा चुका हूँ, एक अच्छा। बार 2 बार गोवा जा चुका हूँ। तो गोवा का तो ये 6th अटेम्प्ट था, मैं आईसीजी के लिए गया था, तो उसके लिए तो अभी एफएसबी बाकी है उसका। और सीपीएसएस के लिए घूमने गया था एक बार मैसूर, तो सीपीएसएस हो गया है, तो बस इतना ही घुमा हूँ मैं, ज्यादा नहीं घुमा हूँ। अच्छा अच्छा। चलो बढ़िया है। तो हम्म इसके साथ हमारा साइक का हो जाता है, ठीक है। तो हम्म साइक में यार वैसे भी मेरी भी यार दोस्तों से बात हो रही थी। तो एक बंदा था 5 टाइम्स रिकमेंडेड, प्रद्युमन अस्थाना, मैंने हम्म उसका इंटरव्यू भी डाल रखा है। उसका ऑल लिया है इंडिया रैंक इंटरव्यू, हाँ। 1 आया था, टीजीसी में भी और एफकैट एफकैट में, में भी। तो उसने भी मुझे एफकैट साइक में में आ ना रही है। बड़ा हेल्प किया था। मैंने उससे डिस्कस की थी अपनी स्टोरीज, और उसने बताया था कि जैसे तुम बोल रहे हो ना कि रीडिंग करो और पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचो। जो जो भी कुछ हैपनिंग है ना, अगर कुछ बुरा हो रहा है तो उसकी इंटेंसिटी को कम कर दो। जैसे अगर चोट लगी है तो बोल दो कि बस झाड़ के वो सही कर लेगा। ऐसा नहीं चोट लगी है तो भाई खून राइट बह रहा है राइट मर गया राइट वो, राइट राइट। ठीक है। उसको मरने ये नहीं ये देना, ये उसको बोलना मेरी पहली, छोटी चीज है। ये 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 मैं एक बात बोलूंगा, क्या होता है ना कि पिक्चर में ना आपको इंटेंसिटी का रियलाइजेशन नहीं होता। हम्म। इंटेंसिटी आप डिसाइड करते हो। जैसे आपको कोई सैड बंदा दिख रहा है, तो हाँ, आप डिसाइड करोगे कि उसको डिप्रेस बनाना है या सिर्फ सैड बनाना है। सो कंफ्यूज योर करना है यार वो, परसेप्शन मतलब थोड़ा मैटर्स बहुत कि कंफ्यूज है हाँ। अपने डिसीजन को लेके। यस 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 यस, ठीक है। तो ये वही होता है, वही परसेप्शन पे आ गया कि डिप्रेस बना देना है उसको। हम्म। डिप्रेस बहुत नेगेटिव वर्ड है, ये सबको पता होगा, ठीक है। और हम्म। यहाँ सैड बोलेंगे तो उसकी इंटेंसिटी बहुत लो हो जाती है, कि जस्ट थोड़े देर के लिए सैड था वो बंदा, फिर वापस कम बैक किया उसने, तो दैट इज डिफरेंट। हाँ, तो वही यार हम लोग क्या डिस्कस करते हैं ना कि जब तुम एसएसबी में जा रहे हो ना तो ये कंसिडर करो कि राम राज्य है, आइडियल वर्ल्ड है, सब कुछ हम्म अच्छा अच्छा है। जो तुम्हारे सामने है साथी है वो भी अच्छे लोग हैं, तुम भी अच्छे हो। किसी के बारे में ना बुरा सोचो ना वो तुम्हारे बारे में बुरा सोचेगा, ठीक है। ये सोच के तुम्हें अप्रोच करना चाहिए चीजों को। ए- एक इससे मेरे को एक और चीज याद आई, जैसे कि एक एसएसबी में क्या हुआ था कि पिक्चर पूरी नेगेटिव थी। पिक्चर में 4 लोग एक बंदे को पीट रहे हैं। अब ये राम, मतलब ये वाले अगर हम सोचे ना कि ये परसेप्शन से कि सब अच्छा चल रहा है, तो आप हम्म। स्टोरी बना दो कि नहीं, पीट नहीं रहा है वो मसाज दे बर्थडे रहा है बम, उसको, पर ये गलत बर्थडे हो बम्स दे रहा है। जाएगा। हाँ। तो बट ये परसेप्शन नहीं, अगर आपको क्लियर दिख रहा है नेगेटिविटी है, हाँ हाँ। तो आप उसको पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करो, हम्म। एट द एंड कंक्लूजन पॉजिटिव रखो। हम्म। बट उसको मतलब रिकग्नाइज करो कि हाँ नेगेटिविटी है, बट क्लैरिटी अगर क्लियर है तभी। इफ इट इज टोटली क्लियर दैट इट इज नेगेटिव, ठीक है, तो हम्म। फिर आप फिर उसके अकॉर्डिंग एक्शन बनाओ। ऐसा भी नहीं है कि भाई कोई किसी को मार रहा है और तुम बोल रहे हो कि वो खुशी के मारे मार रहा है कि वो पास हो गया हाँ है, वो उसकी यस हेल्प यस, कर ऐसे रहा आते लोग। है। ऐसा करते हैं भाई, बहुत यार लोग फिर करते हैं उसमें ऐसा। जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये लड़ाई क्यों हो रही है, और उस रीजन को तुम्हें डिस्प्यूट को सॉल्व करना पड़ेगा, कन्फ्लिक्ट क्यों हुई है और उसको कैसे रिजॉल्व करोगे। तो वो चीज तो ध्यान में हम्म। रखनी पड़ेगी। क्योंकि कुछ लोग तुमने देखा होगा डेड बॉडी वाली सी पिक्चर आती है तो उसमें ड्रामा बना देते हैं कि भाई ये लोग कॉलेज के हाँ, बंदे हैं, ड्रामा प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें एक बंदे को चादर लेटा के मार देते हैं और फिर ड्रामा खत्म हो जाता है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं वो लोग। मेरा इसमें इसमें क्या व्यू है कि जैसे मान लो आपको एक तो वैसे ही सुपरफिशियली आपको एक स्टोरी बनाने बोल रहे हैं, आप स्टोरी के अंदर स्टोरी बना रहे हो। अब हाँ मतलब हाँ। इतने महान लोग कहाँ मिलेंगे कि मतलब इंसेप्शन स्टोरी के इंसेप्शन। अंदर ड्रामा बना रहे हैं। मतलब खुद स्टोरी बनाने बोली, स्टोरी के अंदर ही स्टोरी बना दी। हाँ ये यार तो अलग लेवल हो साइकोलॉजिस्ट, गया वही पूरा। ना, साइकोलॉजिस्ट अगर तुम्हें कोई पिक्चर दे रहा है ना तो वो तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है उसको अपनी पर्सनैलिटी और क्वालिटीज दिखाने की। लेकिन तुम उसको ना एस्केप कर रहे हो सिचुएशन से और फिर भाग के ना कहाँ जा रहे हो, ड्रामा बना दे रहे हो। ड्रामा से तुम्हारी क्या क्वालिटीज हाँ। बाहर आएगी, तुम बहुत अच्छे एक्टर हो तो उसका वो कुछ नहीं कर सकते। हम्म। तो यस। यार फिर हमारा यहाँ से ऐसे साइक हो जाता है। डे 1 पे तुम्हारा साइक हो गया, ठीक है। तुम्हें नहीं लग रहा था अच्छा गया, लेकिन बहुत अच्छा गया था, ठीक है। तो अब हाँ। हम लोग आते हैं स्टेज 2 पे, ठीक है। स्टेज 2 में जो हम्म। डे 2 होता है, डे 2 में हमारा होता है GTO 1। तो GTO 1 में तुमने GD GP कैसे टैकल किया था, क्या क्या इंस्टांसेस हुए थे, कुछ ऐसा फनी मूवमेंट हुआ था तो वो बताओ, कैसे हाँ अप्रोच किया था हाँ। तुमने, इसके लिए प्रिपरेशन कैसे की थी?